जोधपुर रिंग रोड संघर्ष समिति का 81 दिन से जो धरना चल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ के प्रभावित गांव, किसान, जवान, माताएं, बहनें, कड़वट डांगियावास पैकेज 2 इस परियोजना का नाम है। और जिस तरह सरकार ने सड़क बनाई है, औने पौने दामों के अंदर किसानों की जमीनें अधिग्रहण करी और एक गांव के अंदर रोड के इस साइड 5 लाख और एक साइड 1.5 लाख, कितना बड़ा अंतर डीएलसी के नाम पर रखा। मैं धन्यवाद दूंगा संघर्ष समिति को। और इस संघर्ष समिति के अंदर लगातार जो लोग इस धरना स्थल पर नेतृत्व कर रहे थे, नाम थे ये लाना, ये क्या है सर, यहाँ भेज दिया ये धरना में है क्या, ये 10 साल जिन्होंने इस धरना स्थल के ऊपर मेरे से मिलने दिल्ली आए, जयपुर बात करी और उसके बाद धरना स्थल पर लगातार संघर्ष किया। शांतनु जी सरपंच थबुकड़ा, हनुमान जी गारू सरपंच साहब दहीकड़ा, सुरदाराम जी जानी सरपंच साहब बिशलपुर, मुकनाराम जी विश्नोई सरपंच बामरला, देवाराम जी पटेल सरपंच जाजीवाल गेलोता, मोटाराम जी थोरी सरपंच जाजीवाल खींचियाँ, कानाराम जी मोगा पंचायत सदस्य, केसराम जी कागड़ पूर्व सरपंच साहब, भूराराम जी गोदारा पूर्व सरपंच साहब, बालाराम जी थोरी सरपंच करवड़, घेवर जी ढाका हमारे 51 खेड़ा किता है, एक बढ़ाए दो आप पाचा ना, पाचा रिन्यू करो ना थोड़ा सा, और नई जनगणना जोड़ो एक माया ना, 21 खेड़ा के पंच। और मेरे ज़्यादा लाड ले, आपने देखा वो कितना लाड रखते हैं और मैं भी इनका कितना ज़्यादा। केवर जी हमेशा तैयार रहते हैं बच्चों के साथ, उनको मोटिवेशन देने के लिए। और हमारे बीच इनको प्रेरणा देने वाले खींवसर के कदावर नेता बड़े भाई मेघ सिंह जी चौधरी, जिनका भाषण आपने सुना, बाबूजी रामरख जी विश्नोई, बावड़ी के प्रधान छोटे भाई, और लगातार आपके बीच पिछले 15 से 20 साल से कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से बावड़ी प्रधान तक का सफर, और अभी आगे भी लंबा जिनका राजनीतिक जीवन है, हर गरीब के सुख दुख के अंदर आज के युग में जो ईमानदारी से काम कर रहा है। ईमानदारी रखना बड़ा टेढ़ा है, 20% 40% का खेल चल रहा है चारों तरफ, फिर भी मजबूती के साथ आपकी सेवा में लगे छोटे भाई राजू राम खोजा। अरे कुछ नाम तुम्हारे भी लिख दो ना 5-7, क्यों नहीं लिख के दे रहे हो? फिर कह दो कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नहीं लिया, मान लिया, ठीक। यहाँ लगे हुए भाई दिनेश जोंदवाल, थान सिंह डोली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अभी हमारे सबके बड़े भाई, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और आप सबके लाडले, जो रात और दिन इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी जी,
हमारी मातृशक्ति ओम जी डूडी विश्वविद्यालय के हमारे साथी, जब हमारा राजनीति करते थे ओम जी यहाँ करते थे, दोबारा चुनाव लड़े नहीं तो जीत जाते, बहुत कम अंतर से हारे थे। और ये सारी टीम, क्योंकि पूरी आरएलपी पीछे बैठी है, नाम मैं भूल जाऊंगा, सम्मानित मंच, भोपालगढ़, मंडोर और पूरे इलाके से आए हुए हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित मातृशक्ति, शायद यहाँ की प्रधान जी के परिवार में कोई गमी हो गई थी, नहीं तो वो भी हमारे बीच उपस्थित रहते। और मुझे याद है जब मैं सोइला के स्कूल के कार्यक्रम में गया था तब मातृशक्ति ने मुझे कहा था कि साहब हम थक गए, आप जल्दी आओ। मैंने कहा तुम थकने वाले नहीं हो, भोपालगढ़ ने तो कईयों को थका दिया और कईयों को भगा दिया। मजबूत रहो, थोड़ी हिम्मत रखो, जो काम आप चाहते थे वो काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है। सब जगह मैं कौन सा जाता हूँ, आधी जगह तो राजू, दिलीप जी यही जाते हैं, काम हो रहा जहाँ भी जाते हैं पार्टी के नाम से काम हो जाता। सरपंच साहब ने बड़ी जिद करी, शांतनु जी, इनकी पूरी टीम ने, घेवर जी ने, कि आपको आना पड़ेगा, हमारे धरने में हमारे बीच बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, धरने में बैठूंगा और फिर जो आप कहोगे सारा काम करा के जाऊँगा, ये मैंने इनको वचन दिया था। आज जो हालात देश और प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, आपको धरनों की आवश्यकता नहीं। हमारी माँ बहन बेटियां धरने पे बैठे और हमारे समाजों के, किसानों के प्रतिनिधि साइड से हॉर्न बजाते हुए निकले, या ये पता करे कि देखो भीड़ कितनी हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक दिन एक उनको भुगतना ही पड़ेगा, नहीं तो समय बलवान है, ये समय का चक्र है। कहाँ तो जोधपुर किन के नाम से जाना जाता था और कहाँ जोधपुर की स्थिति दशा कैसी हो गई। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के लोगों को, मेरे भाइयों को। जब 18 में पार्टी बना के आगाज किया, आपके बीच आशीर्वाद लेने के लिए उतरे, तो भोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता के किसानों, जवानों ने मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। बाय तू जाइल सहित राजस्थान के 20 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पैसा एक भी नहीं था, खुद ही लड़ रहे थे। कई गाड़ियों में तेल खत्म हो जाता था तो धक्का स्टार्ट गाड़ी भी चला रहे थे, और 10 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 18 के अंदर आपने दिए। उन 10 लाख वोट की ताकत का ही परिणाम था कि कांग्रेस का 19 में गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। गहलोत का बेटा जोधपुर से हारा, वो आरएलपी के गठबंधन की वजह से हारा था भाइयों। लेकिन मैं जब यहां से चुन के गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार आप एक ही बात कहते थे, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए जाके, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए। मैं गोदी से बाहर आना चाहता था, मैं गोदी में नहीं बैठा था। पार्टनरशिप की थी, पार्टनर तो हर आदमी बन सकता किसी का। वो पार्टनरशिप ये थी कि जवान किसान को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता हमारे हिसाब से नहीं चली तो सत्ता को ठोकर मार के मैं किसानों के साथ सड़कों पाऊंगा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, तीनों काले कानून जब आए, अब आप सुनना इस बात को, हमारे पहले नेता थे उत्तर प्रदेश हरियाणा के, चौधरी चरण सिंह जी कहाँ के थे जो प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के गांव से आते थे। सर छोटू राम जी हरियाणा पंजाब जो सूबा था सम्मिलित, उसके अंदर आते थे। चौधरी देवीलाल जी जिन्होंने किसान का कर्जा माफ किया पहली बार इतिहास के अंदर, वो हरियाणा की धरती से आते थे। हमारे राजस्थान के नेता जो हमारे बीच बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अभी मैं जयपुर जा रहा हूं, अभी करवा के आ जाऊंगा, वो उनके चिन्ह लेके और आपके बीच आते थे। कभी मैं तो उस पार्टी में, मेरे पिताजी थे लंबे समय तक, कभी चरखा आता, कभी गाय बछड़ा, कभी चक्कर। ये चक्कर तो लास्ट तक हमारे खाते में ही रहा दिलीप जी। 1993 में मेरे पिताजी चक्कर से ही लड़े चुनाव, लास्ट तक सब छोड़ गए ना, तो भी हम वहीं बैठे रहे चक्कर के अंदर।
क्योंकि एक बार पकड़ लिया छोड़ नहीं सकते। अब देखिए, जब तीनों कृषि बिल आए, अब आप ये कहोगे कि हनुमान जी आपने क्यों छोड़ा मोदी जी को? मैंने इसलिए छोड़ा कि हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमारे किसान नेताओं ने हमेशा रखवाली करी आपको और हमारे नेताओं के जंग लग गई, इसलिए हनुमान जी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप तेजा जी के भक्त हो, कुर्बानी दो। तब मेरे सामने मैं ऐसी जगह खड़ा था जिस तरह महाभारत में अर्जुन की स्थिति थी कि सामने भी अपने, इधर भी अपने, मैं युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं। एक तरफ सत्ता थी जिसमें मैं मोदी जी के साथ, ये शेखाव जी घूम रहे हैं, वैसे बैठ सकता था, और दूसरी तरफ वो किसान, वो जवान, वो मेरे डीएनए वाले भाई बंधु थे जो जड़ सिख, जाट, दूसरी तमाम कम्युनिटी लड़ रही थी मोदी के खिलाफ। मुझे फैसला करना था कि मैं मेरे भाइयों के साथ जाऊं या सत्ता का दामन थामूं। भाइयों, एक सेकंड नहीं लगाया, राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं था, कृषि बिलों के बारे में लोग जानते भी नहीं थे क्या थे कृषि बिल, आज भी नहीं पता लोगों को। वो पंजाब, हरियाणा, यूपी का आंदोलन था, और जब पंजाब का भाई तकलीफ में था तो हरियाणा का भाई आगे आया, यूपी का आया, दिल्ली का आया, और जब नेताओं के बलिदान की बारी आई उत्तर भारत के अंदर, अगर जाट समाज में से मोदी की सत्ता को किसी ने ठोकर मारी, तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। लोग, ये छोटे बच्चे हैं ना, ये अपना खिलौना किसी को नहीं देते, मांग देख लो, अरे क्रमत्यो दोगे ही कोई ना, कौन दो ना। हाँ, सत्ता कौन छोड़ता है? सत्ता के लिए तो हमारे लोगों ने क्या क्या किया। हमारे लोग उस अशोक गहलोत के अंडर में काम करने लग गए, जिसको पूरे जीवन गाली दी थी। याद करो, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल कहां खड़ा था? सरकार गिराने वाली जगह। और जो गहलोत को गाली दे रहे थे, उनके बच्चे किनके साथ खड़े थे? गहलोत के साथ, और ऐसे कर रहे थे। याद है तुम्हें? कोरोना के बाद तो याद ठीक हो गई होगी वापिस, जवानों की तो जा रही है, बुजुर्गों की याद वापस आ रही है, कोविड के बाद ठीक हो रहा है, नई लेट चल रही, मेडिकल साइंस कह रहा है। याद करो, हमारा कोई अशोक गहलोत से बैर नहीं था, जाट माड़ी का कोई झगड़ा नहीं था। भोपालगढ़ में जब लेवी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, जाट समाज के नौजवानों के साथ माड़ी समाज के नौजवान ने भी सीने पे गोली खा के किसान एकता का संदेश दिया था। सिर्फ झगड़ा एक ही था कि परशुराम जी मदेरणा कहते थे कि अशोक गहलोत मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है, यही झगड़ा था ना। तो फिर मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा अध्यक्ष क्यों बने? अब वो दुनिया में नहीं, अच्छे आदमी थे। मैं तो मदेरणा जी 1993 के अंदर जब धरना दे रहे थे, 93 में मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, मुझे फोन किया कि मारे आगे 50 छोरा लेर बैठ लो, 50-60 दिन स्टेचू सर्किल पे, उनके साथ रोज बैठता था। एमपोर्ट एग्रो, जिसमें भैरू सिंह जी के नाम की एफआईआर हुई थी, पुराने लोग सारी बातें जानते हैं, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, समय था, लेकिन मैं उनको जब मानता जब वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनते और ये कह देते मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो कांग्रेस की सेवा करूंगा, मुझे भी अच्छा लगता। बन तो गए। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? परशुराम जी मदेरणा। इनकी पोती कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में। गहलोत की सरकार गिर रही थी, पोती किधर थी? गहलोत के साथ। बयानबाजी क्या करते हैं? हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, तो मिला हुआ हूं अशोक गहलोत से, तो उसके बेटे को किसने हराया? मैंने जो हराया था। अगर मैं नहीं आता तो जीत जाता, और जीत जाता तो अशोक गहलोत के मन में ये रहती कि मैं कभी हारा नहीं। और घर में ये बात चल पड़ी, वैभव के बच्चों ने कहा दादाजी आप काहे के जादू करो, आपने हमारे पापा को हरा दिया। तो मैंने ही कहा भाई, अब आपके बात समझ में आ गई ना धीरे धीरे सारी, कभी भी 300-400 साल और लगेंगे, 300 साल। अभी समझदार बनो, मेरे से कोई नाराजगी हो, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे अलग से बात करो, लेकिन ये तो देखो स्टेट से भी लड़ रहा हूं। आज भजन लाल के खिलाफ बोलने की अगर ताकत किसी के अंदर है, आज भजन लाल के समोसे अगर किसी ने याद दिलाए राजस्थान के अंदर,
हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया कि भजन लाल जी कान्हा के समोसे खाते हैं। किसी को पता ही नहीं था इस बात का, ये मैं ही तो लाया बात। पता था क्या पहले कि कान्हा के समोसे हर 1 घंटे में 2 समोसे खाते? किसी को पता था? मैं लाया भाई ये बात। वसुंधरा को 7 समंदर पार कहती थी, मैं पहले वसुंधरा कहती थी, मैं उसके साथ था कि मेरे को वसुंधरा चौधरी मत कहो, मैं तो सतरानी हूं। अब तो सतरानी तो मैंने कहा जाट भी इस देश के अंदर शहीद हुए भाई। धौलपुर भरतपुर से लेके नाभा पटियाला तक 13-14 स्टेट जाटों की थी। तो क्या क्षत्रिय नहीं जाट? क्षत्रिय कौन होता है? जो लड़ता है वो क्षत्रिय होता है। और जो लड़ता है, जो गरीब की सेवा करता है और परोपकार के लिए लड़ता है, वही क्षत्रिय होता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे लड़ूंगा उसके पैसे दूंगा, पैसे लूंगा, ये मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो क्षत्रिय नहीं कहलाता। क्षत्रिय वो होता है जो निस्वार्थ भाव से लड़ता है। और राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर दोनों दलों के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वो सत्य की भूमिका अंदर लड़ रहा है। और मैंने यह भी कहा था कि जाट, गुजर, मीणा, यादव तमाम जातियां क्षत्रिय है। ऐसा नहीं है कोई आदमी कह दे मैं ही क्षत्रिय हूं, किसने सर्टिफिकेट दिया, कहां छपा, बताओ मुझे, वो लिखाया था क्या कहीं से? जो लड़ते हैं वो क्षत्रिय है। एक भाई व्यापारी हो सकता है, एक फौज में हो सकता है। जो फौज में लड़ रहा है वो क्या है? क्षत्रिय की परिभाषा बताओ। अरे सबसे ज्यादा हम ही लड़ रहे हैं। 62, 65, 71 कारगिल के अंदर एक तरफ पूरे शहीद थे देश के और आधे जाट समाज के थे। कितने? भाग दो, आधे हमारे आधे में पूरा देश था भाई। देख रहे हैं हम जहां पे खड़े। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन आप टारगेट करो कि देश सेवा ये करे, अन्न उत्पादन ये करे, रैलियों में आए, वोट इनके लो और सत्ता में इनकी भागीदारी मत दो। और जब सरकार बने और मंत्री बनाए, जब चुन चुन के देखो कि कमजोर कौन है, कायर कौन है, व्यापारी कौन है, उस जाट को ढूंढो जो डर जाए। उस जाट को जाट के खाते में मंत्री बनाते कि नहीं बनाते हैं? कितने जाट मंत्री राजस्थान में बता दो। पहली देश की सरकार है जिसमें एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है आपका। 52 से लेके आज तक 5-5 मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिस कौन करे। भाइयों, जागना होगा। और जागना इसलिए भी होगा कि यूपी, बिहार, हरियाणा, तमाम स्टेट में आप देखते हैं 2 जातियां जब मिली तब तीसरी ताकत खड़ी हुई। एक जाति जाट आ गई। अभी तो आपको मिलना 20-22% से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी, या तो मुस्लिम आपके साथ आ जाए राजस्थान का, और या शेड्यूल कास्ट के भाई आ जाए। 2 जातियां आते ही आपकी सीट जाती है 125, सीधी 125 जाती है। तो 2 जातियां कौन लाएगा? मैं तो लड़ ही रहा हूं आपके सामने, हमेशा लड़ा। कई लोगों को गलतफहमी है, कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बिना गठबंधन जीतते ही नहीं। तो फिर 13 में कौन सा गठबंधन था? मेरा खींवसर में जीता था ना 2013 का चुनाव, और 18 में बिना गठबंधन था ना, और 23 में अगर मैं कांग्रेस से 23 में एलाइज करता तो कांग्रेस की 130 सीट आती राजस्थान के अंदर। लेकिन मैंने जबान दी थी आपको, मैं कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, अकेला चलूंगा। हाँ, ये सही है कि आप लोग इस बात को समझ नहीं पाए, मुझे नहीं समझ पाया। पहले भोपालगढ़ मेड़ता हाथ से गया, खींवसर जाते जाते बचा, और फिर खींवसर को भी आप लोग लेके बैठ गए। एक ऐसे आदमी को चुनाव जिता दिया जिस आदमी को अखबार पकड़ना नहीं आता, आपने उस आदमी को मेरे सामने जिता दिया। भोले हो आप लोग। उसका इलाज कुछ भी नहीं है, उसका इलाज कुछ भी नहीं है। आज भोपालगढ़ के लोग आए नागौर आवास पे 100 की संख्या के अंदर। मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए? कि आपसे मिलने के लिए। आज तो मैं भोपालगढ़ धरना दे रहा हूँ, आप वहां चलो, पूरे दिन आपके साथ हूं। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हमारा नेता सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है, और बिना वजह उसको तकलीफ नहीं देनी, वजह होगी तो अपना आप बीच आएगा, तब तक सरकार में आप कभी नहीं आ पाओगे। ये बात अच्छी तरह सुन लेना आप। घर के वहाँ एक कटको नहीं, अपने लोग तो सगे भाई लड़ते हैं, कहाँ से आप सरकारें बना लोगे? लेकिन बात मैं संदेश आपको दे रहा हूँ, आप पता करो कि मैं कहाँ पे हूं, तभी आप आओगे। तेल कितना महंगा है, दिल्ली, जयपुर, जहां रहे, ऐसे नहीं। एक आदमी है, थक जाएगा, इतने सारे कामकाज बताते हो,
इतना तो बीजेपी के नेताओं के पास अर्जियां नहीं आती जितने मेरे पास आती। रोज 10 किलो 5 किलो 15 किलो कागज। बताओ इन कागजों कहाँ ले जाकर डालूं मैं? मुझे टाइम भी दो, मैं जाऊंगा, करूंगा, प्रयास करूंगा, सड़क पे बैठूंगा, कोई मंत्री से मिलूंगा, दिल्ली में जाऊंगा, तभी तो काम होगा। थोड़ी समझ के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तभी सरकार बढ़ सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगा, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है और आपका भी टाइम खराब होता ही दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा 28 अंतिम लड़ाई है। 28 के बाद अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो मैं अलग दल के साथ लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसके बारे में मुझे खुद को ही विचार करना है। फिर आपको नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या करना, क्योंकि आपको तो पूछ ही रहा हूं मैं। 2000 से लेके और 26 साल तक आपके लिए लड़ा। लोग 6 महीने नहीं लड़ सकते। बड़े बड़े नेताओं को देखा मैंने, दिन में मुझे गाली देते हैं, रात को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरे घर आके कहते हैं आपके पिताजी से हमारे संबंध थे, फलाना चुनाव के अंदर हमने पेटी लेके भाग गए, बूथ कब्जा किया, हम तो आपको ही है, पूरे जीवन आपको ही थे। मैं कहता हूँ ठीक है, मदद करो। मदद करता हूँ और मदद सबकी करी मैंने। 18 में दिव्या मदेरणा की मदद नहीं करता ना तो विधानसभा नहीं देखती। और ज्योति मिर्जा को मैं नहीं लाता। कौन ज्योति थी लोग जानते नहीं थे। और अब की बार नागौर में मदद उसकी कर दी जो देख लो आप राजनीतिक रूप से क्या थे। और 18 में जो सबसे ज़्यादा मुझे गालियाँ दे रहा रिछपाल, उसके बेटे को भी जिता दिया। और एक ही नहीं जिताया, ऐसे राजस्थान में 30 से 40 लोगों की मदद की और जाट समाज की नहीं की। बाबूजी को पता है कि राम सिंह जी के परिवार की भी मदद की थी 18 के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इन बातों को समझता हूं। राम सिंह जी मजबूत नेता थे। राम सिंह जी ने कभी जाट और बिश्नोई के अंदर भेद नहीं किया। वो हमेशा कहते थे बिश्नोई जाट हमारे भाई हैं। और बिश्नोई समाज जाट समाज से 99% जो बिश्नोई बने थे वो जाट समाज से ही अलग हुए थे। 29 पंथ को अपनाया था। ये राम सिंह जी के विचार थे, तो मैं उनको पसंद करता था। परिवार संकट में था, टेलीफोन आया, मदद करनी है, कर दी मदद। और एक नहीं की 40 मदद की राजस्थान के अंदर। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग कहते हो हनुमान जी को गुस्सा बहुत आता है। अरे गुस्सा आता है जब तक तो एमपी बन गया। अगर गुस्सा नहीं आता ना तो नागौर के लोग तो एमपी में भी हरा देते मुझे। 35-40% लोग चले गए ज्योति मिर्जा के साथ। और क्यों गए? क्या साहब आप तो मंत्री बने दिल्ली में। अच्छा क्या कर लोगे आप? मंत्री बने थे ना पहले, राम निवास जी बने थे। अरे साहब हनुमान जी तो सड़कों का शिकायतें करे, अच्छी सड़कें बननी चाहिए, अच्छे कॉलेज बनने चाहिए, विकास की बात करते हैं। और उनसे तो हर कोई जाके सीधा मिल लेता है। नहीं तो ज्योति जी से मिलने के लिए किसी को ढूंढना पड़ता है। हर गांव में एक आदमी जाएगा, पहले उसके पास जाओ, फिर वो गाड़ी लेके जाएगा, फिर वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो लोगों को भी तो मज़ा आता है इस बात के लिए, गुलामी करने में आनंद आता है लोगों को। मेरे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं मेरे, मैं तो खुद आपके बीच हूँ। अगर आप नहीं आओ मुझे बता दो, मैं खुद आ जाता हूँ। मुस्लिम भाइयों का बहुत योगदान रहा नागौर की सीट के अंदर। 2 लाख वोट दिए एक तरफा, एक वोट भी इधर उधर नहीं होने दिया, तब जाके 40,000 की जीत हुई। नहीं तो जीत होनी चाहिए 5 लाख वोटों। क्यों मैक सिंह जी? कोई जीत थोड़ी थी, क्या जीत थी? माडा ही मानो मैंने जीत है ना। एक सीट उठाई हो जीत हो। भोपालगढ़ से तो जो और मजबूत होंगे उनको आप तो ये तय करो। अब 28 में आपको ये देखना है जो भी बोतल का चिन्ह लेकर आएगा वो हनुमान बेनीवाल है, ये तय करना है। पुखराज जी को आप पार कर देते, लेकिन वो सीधे ज्यादा थे। 5-7 हजार वोटों का तो गड़बड़ हुआ, इतना ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। सेकंड नंबर रहे थे। अपने आसपास की जो टीम है ना वो समझती नहीं कि आगे क्या होगा। छोटी सी बात पे लोग कैसे नाराज होंगे। मेरे से नाराज होते 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 खींवसर में 7-8 हजार तो हो ही गए। भाई आ रही और कहीं भाई नाराज हैं कि साहब तो माने टाइम ही कौन दे हुए, मारे करने कौन रहे, 24 घंटा मारे करने ही रहे, घर ही बैठा रहो, है ना। तो फिर राज कैसे बनेगा? खींवसर में जाऊं तो राज सरकार नहीं बनेगी भाई। कोई नहीं, हार गए तो हार गए। भगत सिंह जी ने कौन सा राज किया था? वो अगर सोच लेते कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो फांसी पे थोड़ी चढ़ते। भगत सिंह जी को पूछा था
जब वो जेल के अंदर थे, जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई तो क्रांतिकारी जेल के अंदर घुस गए थे और सामने वाले बैरक से पत्थर पर लिख के कागज भेजा कि हम जेल तोड़ के आपको ले जा रहे हैं। तो भगत सिंह ने वापस क्या लिखा, उसको सुनो आप लोग। भगत सिंह जी की उम्र 23 साल थी। भगत सिंह जी ने लिखा कि जेल तोड़ के मुझे ले जाओगे, देश के नौजवानों में जो उबाल है, जो भारत माता को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो वो मेरी फांसी के जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद उबाल आया है, कहीं ऐसा नहीं हो मैं जेल से बाहर चला जाऊं और उबाल खत्म हो जाए और अंग्रेज फिर राज करे, इसलिए मुझे फांसी पे चढ़ना ही होगा। भारत माता मुझे पुकार रही है। हनुमान बेनीवाल से पहले बहुत से बड़े नेता है। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर छोड़ के जयकारा भी नहीं लगा सकते कहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता कभी? क्या 52 से लेकर 2008 तक चुनाव नहीं हुआ था? इसमें याद किया तेजाजी महाराज को, मैंने याद किया। सारी चीजें मेरे पे डाल दो। आप मंदिर भी मुझे ही बनाना है, आपको सरकार भी बनानी है और वोट भी पूरे आप नहीं दोगे, मुझे हराना भी है। अब तो एक चीज का इंतजार करो, हनुमान जी की गोली कब लग जाए वो भी इंतजार कर लो, फिर बाद में रो लेना बैठ के। यही करोगे लास्ट के अंदर, ठीक है? फिर भी मैंने कहा हाँ करूंगा। तो उस गांव के अंदर जाट समाज के 60% वोट मेरे खिलाफ पड़ते होंगे, फिर भी जयकारा लगा के वहां खड़ा रहता। वहां तो झगड़ा इस बात का होता है कि हनुमान जी मेले में नहीं आने चाहिए। अब बताओ, मैं अगर ये बोल दूं कि मैं मेले में नहीं आऊंगा तो मेला भरेगा क्या? आप खुद ही बता दो, भरेगा? पहले भरतो नाडी की साइड में तालाब गए। मूर्खों को कौन समझे? 50 मूर्ख होते हैं, वो बैठ जाते हैं, जिनको घर में कोई पूछता नहीं, अब उनको बना दिए, पंचायतें दे दी। तो ऐसे लोग हमेशा नासमझी की बात करेंगे, लेकिन लोगों की गालियां खा के भी पूरे देश के किसान विरोधी जो लोग हैं उनसे दुश्मनियां लेके हनुमान बेनीवाल इस कौम को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। एक बार मैंने भाषण देते थे तो अजमेर की बात है, रजनीगंधा खाता था मैं उस समय, तो एक लड़का खड़े होकर बोला आप तो नशे के खिलाफ बोल रहे हो, आप तो रजनीगंधा खाते हो। मैंने कहा छोड़ देता हूँ, ले मेरा रजनीगंधा ही अगर तुझे दिक्कत दे रहा है तो मैं ये छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम नशा मत करो। मेरे भाइयों, बार बार अच्छे नेता नहीं मिलेंगे तुम्हें, और जो अच्छा होता है उसी के अंदर करंट होता है, वही गुस्सा कर सकता है। और मैं किसके लिए अच्छा हूँ? आपके लिए। मेरी जांचें करा रहे मोदी अमित शाह, रोज करवा रहे हैं। ये भजन लाल का तो काम ही बचा है, ये तो सुबह शाम तक 10 आदमी मेरे पीछे लगा रखे इसने। मुझे लग रहा है कि भजन लाल जी का भी बुलावा अब आ गया, जल्दी 10, 15, 20 दिन में कभी भी ये पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे। और जिस दिन ये पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे उसके बाद अलग ही स्थिति होगी। अब समझ लो क्या होगी, जान गए आप? ए छोरा दौड़ ला रहा, गाड़ियां ले उड़ा रहा, अरे भजन लाल है। ना समझ व्यक्ति है, समझता नहीं है, बहुत घमंड अभिमान आ गया, भूल गया अपना इतिहास कि मुख्यमंत्री कैसे बना था। ऐसे ही बना दिया, इसको बना दो। कई बार बड़े लोग करते ना, बना दिया। और कौन सा संघर्ष कौन पहले जानते थे आप? सीएम बनने से पहले भजन लाल का नाम सुना था क्या है? और मुर्मू का सुना था क्या? मुर्मू का कब सुना? और अब ये जो उपराष्ट्रपति है इसका थोड़ी जानते थे ना। दिल्ली वाले तो क्या करते हैं, यूं करते थे, जो उनका मेल निकलता है ना उसको कहीं न कहीं डाल देते मेल को। तो मेल ही और क्या चारों तरफ। लोग बताओ क्या है, कौन है ये, कहां चला के बिठाए? जानते हो क्या जनता के नेता है? ये 5000 वोट ले सकते हैं, अपनी खुद की औकात है इनकी। अगर कमल का फूल छीन लो इनसे, इनके 2500, 1500 और 1800 वोट। ये कमल का फूल है भाई। मैं रहा था इनके साथ, मैंने इनको परेशान कर दिया, और इतना परेशान कर दिया कि उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से समझौता किया कि हनुमान जी को हराना चाहे कुछ भी करना पड़े। और कांग्रेस के बिकाऊ नेता उन्होंने कहा साहब पेपर लीक के मामले में
हम पकड़े जाएंगे। बोले नहीं पकड़ने देंगे, हनुमान हारना जरूरी है। आप देखिए कि हनुमान के नाम से देश के अंदर नेताओं में कितना खौफ है, यह आपका आशीर्वाद का ही परिणाम है। लोगों को मैं देखता हूं, नए एमएलए बनते हैं, होटलें, कारोबार, हवा में उड़ना और बंद कमरे में जाकर लोगों के पैर पकड़ लेना, यही धंधा उनका। अब यह तो वीडियो रिकॉर्डिंग करे सबकी, आप रोज देखते रहो कि भाई कौन पैर कितने बजे पकड़ रहा है, कौन कैसे कर रहा है। ये तो हम कर नहीं सकते, वो संस्कार मेरे अंदर नहीं है। लेकिन जितने राजस्थान में नेता घूम रहे हैं, अगर इनमें से 20% लोग भी स्वाभिमानी हो, जैसे दिलीप जी स्वाभिमानी हमारे साथ लड़े, ऐसे 20% किसान के बेटे सोच ले कि हमें राजस्थान को बदलना है। ऐसा ही भर्ती का मामला आप देखो, 800 में से 600 फर्जी, सारे फर्जियों से लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा। बच्चे उनके पास पैसे नहीं फीस के, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपका भाई लड़ रहा है। जैसे ही जीत होती है, भजनलाल के साथ एक वो कृषि मंत्री बयान दे देता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने देश को आजाद कराया। भजनलाल, हम अपील नहीं करेंगे, और 3 दिन बाद अपील कर देते हैं। ये कैसी सरकार है? ये दोगली सरकार है, जिसकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। सुबह बयान कुछ, दोपहर को कुछ और रात को कुछ। और अब तो भजनलाल जी को मजा आने लग गया। परसों का बयान देख रहा था, कह रहे थे एक किसान साल में 25-30 दिन काम करता है। देखा था बयान? हाँ, तो इससे अंधा। और कह रहे मैं भी किसान था। किसान 25-30 दिन काम करता है, तो खेत में क्या भजनलाल काम करता है? क्या अपने कौन करता है? काम तो हम खुद ही करते हैं। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, अगर आपको बीजेपी की इज्जत बचानी है, कांग्रेस का जो 21 सीट का सबसे कम का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का 21 का, अगर आप चाहते हो रिकॉर्ड 21 से 11 पे आ जाए तो आप जानो, और भजनलाल को हटा दो, 21 से 22, 25, 28 तो आ जाएगी। सरकार तो तुम्हारी कहीं नहीं आएगी, बीजेपी वाले भूल जाओ। और ये भी ध्यान रखना कि बीजेपी जब सरकार से हट जाएगी, इस बार बीजेपी के नेताओं की वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर, जिस तरह महेश जोशी पकड़े गए, जिस तरह सुबोध अग्रवाल पकड़ा गया, बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी की लाइन भी राजस्थान में लग जाएगी। इस बार राजस्थान का नौजवान कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता में नहीं आने देगा। राजस्थान का नौजवान इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा के तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाएगा। एक ही आह्वान आपको करता हूं, सब लोगों को साथ जोड़ के चलो, और याद रखो कि बुरे वक्त में हमारे काम कौन आया था। पहले के जमाने के अंदर लोग किसी को रात चलते अगर पानी पिला देते थे, किसी को गाड़ी में बिठा लिया, उस बात को 2 पीढ़ी तक याद रखते थे। अरे साहब, उनके घर गए थे, चाय पिलाई, पानी पिलाया, बैलों को चारा खिलाया, उस वक्त गए थे, उन्होंने रास्ता बताया। वो बहुत, अब आजकल लोगों को क्या हो गया, हर 15 दिन में भूल जाते हैं, हर महीने में भूल जाते हैं। मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया, कायदे से तो मुझे खाली बयान ही देने चाहिए। अशोक गहलोत क्या कर रहा है आजकल बताओ? खाली है, सिर्फ बयान देता। कभी आंदोलन करते देखा क्या अशोक गहलोत को? और सचिन पायलट को देखा क्या? वो कह रहे कि धूप में जाता हूं तो डॉक्टर ने कह रखा है कि मेरा रंग काला हो जाएगा। बताओ, एक गाना ना, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, एक गाना था ना, वो पिक्चर का था। अब चला गया, तुमने सुना? गोरा रंग काला ना पड़ जाए। वो कह रहे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि पायलट साहब आप धूप में मत जाओ, नहीं तो आपका रंग काला पड़ जाएगा। और हमारा रंग का आता पता ही नहीं कुछ, अब पता ही नहीं कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं। सब तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, जिसके चलते चलता ही जा रहा हूं। और हर आदमी आता है, मेरे से उम्मीद रखता है साहब। कई लोग तो ऐसे कहते हैं साहब ठाकर साहब में मोदी कहीं हैं, तो मोदी तो प्रधानमंत्री और कहीं हैं। तो कितना भोला है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा ही रखोगे हमेशा? हाँ साहब, तो ऐसा रखो, बाहर ही खड़ा रहूंगा, राज में तो आ नहीं सकता। तो ऐसे रखते रखते हो जाना, फिर चले जाना, और क्या होगा। साहब भजनलाल थारे साहब में कहीं, हाँ ये सही है,
कमरे में बंद कर देना मेरे को भजन लाल को, फिर तो मेरे सामने कुछ भी हो नहीं है। लेकिन अभी तो सीएम है ना वो राजस्थान का, कमरे में हम 2 ही जने हो, तब तो भजन लाल खुद कह देगा हनुमान जी बड़े मैं नहीं हूँ। वो कमरा बंद हो बाहर से और हम दोनों अंदर हो, वो स्थिति आएगी नहीं अभी, ठीक है। इसलिए अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष रूप से। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, सरकार कितने हल्केपन पे उतर गई, चाहे जैसे पंचायतों को तोड़ा, हमें कमजोर किया, लेकिन फिर भी चुनाव आएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो पंचायत चुनाव में तो वोट दे दो और विधानसभा में कह दो कि अभी तो दिए थे आपको 1 साल पहले, अब मत दो। लगातार ये तय करो कि हमें राजस्थान बदलना है, पहले पंचायत राज व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार बदलना है, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देंगे। बावड़ी में प्रधान है कि नहीं आपके ईमानदार, ऐसे राजस्थान में हो जाएंगे सारे के सारे। और आप चाहोगे तो जोधपुर का जिला प्रमुख भी आरएलपी का बन जाएगा, बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी है। नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, भरतपुर, डीग, अब देखो ना किस तरह का उबाल इस राजस्थान के नौजवानों के अंदर आ रहा है। देश में बात चलती है, अरे साहब राजस्थान वाले कब जगोगे? हरियाणा में तीसरा मोर्चा, यूपी में, पंजाब में, सब जगह नई सरकार है, लेकिन राजस्थान में वही बात, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, और फिर भी लोग वोट नहीं दे रहे हैं। परेशानियां मेरे गले के अंदर। आपको 81 दिन हो गए धरना देते हुए। साधु जी बताओ, कांग्रेस के कितने नेताओं ने आपसे बात करी है धरना स्थल पे आके? बताओ, आए थे क्या? कोई एमएलए पूर्व मंत्री आए कांग्रेस के? नहीं आए ना। जबकि आधी कांग्रेस पार्टी के इनके परिवार के 7 लोग बैठे थे। परशुराम जी को तो हम सारे ही वोट देते थे कि नहीं देते थे? पहले नाथुराम जी को सबने वोट दिए, हम लोगों ने, हमारे परिवारों ने वोट दिए। भाई झगड़े किए, बूथों पे झगड़े किए, और वो दुश्मनियां तो हमें लास्ट तक जेलों का रास्ता देखा, उनके परिवारों की दुश्मनियां थी, वो तो भूल गए दुश्मनियों को, हमारे गले में डाल के कोई दिल्ली भाग गया और कोई बाहर भाग गया। लेकिन हम वही हैं, भागने को जगह नहीं, भी कहाँ जाएं, हमें रहना पड़ेगा वहाँ। दुर्भाग्य इस बात का, चलते रहा भी आके कह दे कि बताओ सुख दुख की बात क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हमारे किसानों के बेटे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के वक्त तुम्हें याद आती है, कम से कम आके रात सवेर मिल तो जाते कि आप 81 दिन से बैठे हो। और ये जो गांव है, करीब कितने गांव हो गए सारे ये प्रभावित? 50 नहीं, प्रभावित कितने गांव टोटल? 30-40 गांव हैं। इन 30-40 गांवों में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और आरएलपी, तीनों पार्टियों को वोट मिलता है। उनकी ड्यूटी नहीं बनती दूसरे पार्टियों की, कि माताएं बहनें धूप के अंदर बैठी है, बुजुर्ग परेशान है, जवान के अंदर उबाल है। भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, शायद मेरे जीवन के अंदर अभी और संघर्ष बाकी है। वो कितने दिन का संघर्ष है वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरी कौम को और किसान को कभी बीच में बेच के नहीं जाऊंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, आपका सम्मान देश के अंदर हमेशा बढ़ाऊंगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों, बड़ी लड़ाइयां अग्निवीर की, नौजवानों के रोजगार की, किसान कर्ज माफी की, जो मुद्दे हमने हाथ में लिए उन तमाम मुद्दों को पूरा कराएंगे। हिम्मत रखें, सारे व्यापारी एक हो गए, सारे राजनीतिक रूप से जो एमएलए एमपी बन रहे हैं वो पैसा कमाने में और दूसरे काम में लगे हुए। अभी अखबारों में पढ़ा होगा आपने, अखबारों ने छापा कि 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने चंदा लिया राजस्थान के अंदर, कांग्रेस, बीजेपी और एक शायद कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम नहीं था, 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से। इससे ज्यादा और ईमानदारी के क्या सबूत चाहते हो? काजल की कोठरी में रहते हो, दाग नहीं लगे, और वो भी इस आर्थिक युग के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि आपके नेता ने कमीशन ले लिया और आपके नेता ने चोरी कर ली या पैसे कमा लिए या कि बिचौलिए का काम किया। इससे ज्यादा मजबूती नहीं हो सकती। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, आपका सम्मान और आपने जो आदर मुझे दिया,
कभी उसको आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। और जहां किसान कौम का पसीना बहेगा देश के अंदर, हनुमान बेनीवाल, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम उन भाइयों के लिए जिनको मेरी आवश्यकता है, मेरा पूरा जीवन इस किसान कौम के लिए समर्पित है। हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि इतिहास ने पूरी बातें नहीं लिखी होगी, लेकिन जो लड़ाई महाराजा सूरजमल जी ने लड़ी, 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध जीते और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, घर में नहीं बैठे। यह असली इतिहास है। लोगों का इतिहास सही नहीं लिखा गया भैया, उसमें भी तोड़ मरोड़ कर दी गई। इसलिए चाहते हैं कि एक बार सरकार बना लो, थोड़ा इतिहास को भी सही कर ले किताबों के अंदर, ठीक है। तुम्हारा इतिहास लिखा किसने लिखा? गोकुला जाट कौन था? महाराजा रणजीत सिंह, भगत सिंह, किसने लिखे भाई? कौन थे? ये लिखा क्या किसी ने? ये लिखना जरूरी है। ये लिखेंगे तब हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। कौन लिखेगा? पहले वालों ने नहीं लिखा। भरतपुर, धौलपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन जाटों को आरक्षण की आवश्यकता कौन दिलाएगा? आपका भाई हनुमान बेनीवाल उन भाइयों के आगे आगे चलेगा। तमाम राज्यों में आरक्षण दिलाऊंगा, धौलपुर, भरतपुर के हमारे भाइयों को भी आरक्षण दिलाऊंगा। मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसने 2016 के अंदर राजस्थान के अंदर ऐलान किया था कि प्रत्येक जाति का व्यक्ति, अगर वो गरीब है, गरीब, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और राजपूत, उनके बच्चों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात अगर कोई कह सकता है, और वो कलेजा कोई रख सकता है, हनुमान बेनीवाल रखता है। मैं दूसरी जातियों के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपको तो हमारा आरक्षण से ही प्रेस था, आप तो करें इनको आरक्षण क्यों दिया? अरे छोड़ो, आप ये बोलो कि हमारे को भी दो। मैं हमेशा कहता हूं, लोग लड़के आते हैं आपस में, मेघ सिंह जी को पता है, कैसा हमारा काम बंद कराए दो, इनके काम नहीं होना। तो मैं कहता हूं नहीं, इसका भी होना रहा, आपका भी डबल काम करा लो। तो डबल कराने करे तो होशियार कर दिया ज़्यादा। अब ज़्यादा होशियार हो गए, स्लिप हो गए थोड़े बहुत, इसलिए ऊक चूक हो गया। प्रयास किया मैंने। भोपालगढ़ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ है पूरा। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर मेरी ताकत है। सीकर, जयपुर, बीकानेर मेरी ताकत है। मेवाड़ मेरी ताकत है। तमाम राजस्थान मेरी ताकत है। इसलिए भाइयों ये मत सोचो कि 10 लाख वोट आए तो क्या है, 10 का 1 करोड़ होते हुए समय नहीं लगता। 10 लाख आए हैं और पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम, दलित और ओबीसी का नारा इस बार देश के अंदर लगेगा, राजस्थान में लगेगा। इस बार कांग्रेस भाजपा को घर बिठा के आपके सपनों की सरकार बनाएंगे। ये माताएं बहनें जो खड़ी है, मेरे पास बहुत से डेलीगेशन आते हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सहायिका, दूसरे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। और दूसरा, नौजवानों को एक कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहना है। जिस तरह मारवाड़ के अंदर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर के अंदर पंजाब का लगता इलाका है, जिस तरह नशे ने हमारे किसान के बेटों की कमर तोड़ दी। पैसे वाले तो 5% होते हैं। नशे का कारोबार करके राजाराम मिल तो 1-2 बनता है नशे के कारोबारी, बाकी तो कमजोर हो जाते हैं या जेलों में मिलते हैं। क्या गलत तो नहीं कहा मैंने? सही है ना बात? ठीक, बैठ नीचे बैठ रहा, अब आर कैसे बैठ। नशे की प्रवृत्ति से नौजवानों, मुझे आप ये वचन दो कि जिस नौजवान का, चाहे वो दुख में, तकलीफ में, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि तुम कहते हो मैं तो रातों रात करोड़पति बनना चाहता हूं, उसका इलाज नहीं है। करोड़पति तो घने घूम रहे सड़कों पे। करोड़पति राजस्थान और देश में इतने हैं, मैं से रोज टाइम मांगते, मिलने का टाइम ही नहीं था, उनको नहीं देता। घूमते रहते, यार मेरे को मिलवा दो हनुमान जी से, मैं सिर्फ आप लोगों से प्यार करता हूं। तो करोड़पति बनना ही सब कुछ नहीं होता। और करोड़पति बन जाए और गलत ट्रैक पे चले जाए बच्चे, आज एमडी, स्मैक, दारू, डोडा, अफीम और ये एक ऑनलाइन गेमिंग जो हमारे बच्चों को किस दिशा के अंदर ले जा रहा है। हर बच्चा पैसे कमाना चाहता है, गलत दिशा में जा रहा है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कितने कमा लोगे?
और हमेशा कभी हरियाणा की पुलिस दौड़ती है, कभी मध्य प्रदेश की, तो कभी यूपी की पुलिस पीछे दौड़ती है। तो मैं सबको आह्वान करूंगा, नशा छोड़ के एक ही काम में लगो कि 28 में सरकार बनानी है और यही नशा आप रखो। नौजवानों देखिए, ये छोटे भाई बहन, माता पिता, अगर बच्चा पकड़ा जाता है नशे के अंदर तो कितनी बेइज्जती होती है। गांव में लोग कहते थे कि उसका बेटा, चौधरी साहब का बेटा नशे में पकड़ा गया, चौधरी साहब का बेटा उसमें पकड़ा गया, बेचारे कितने परेशान होते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ, नशे से दूर रहना है और नशा एक ही चीज़ का रहना है, रखना कि 28 में हमारी सरकार बने और सरकार के अंदर अगर हमारी भागीदारी रही तो नौजवानों को इतने रोजगार के नए साधन मिलेंगे, इतनी नौकरियां मिलेगी, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेगी। मजाल है कि प्रदेश में कोई अपराध घटित हो जाए, मजाल है कि राजस्थान में इस तरह माफिया का राज जो चल रहा है वो राज रहे। भाई वो समय आ गया, अब हमें मजबूती दिखानी है, कूच भी करने हैं, जोधपुर को घेरना है, उसके बाद राजधानी जयपुर को और दिल्ली में 5 लाख लोगों की रैली भी करनी इस 1 साल के अंदर और दिल्ली को भी घेरना है। पूरा देश राजस्थान के नौजवानों की ओर देख रहा है। हरियाणा के नेताओं ने हरियाणा के अंदर हमारे समाज के नौजवानों को कमजोर करने का प्रयास किया, झूठे मुकदमे लगवा के उनको जेलों में डाल दिया। उन्होंने सादत दी। देश में 2 ही बड़े आंदोलन हुए, या तो हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, मिलिट्री को पीछे भागना पड़ा, या राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन। इसमें राजस्थान सरकार और देश की सरकार को संदेश दिया कि गुर्जर लड़ाके गोलियों से नहीं डरते। भाइयों, इन दोनों जातियों के अंदर एक कमी आज भी, ये एक दूसरे का कत्ल करते हैं गांव के अंदर, छोटी बात के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बड़े झगड़े नहीं करते। छोटी बात हो भी जाए तो मैं पंचों को कहना चाहूँगा, तुरंत राजीनामा कराए, आपस में बिठाए और छोटी मोटी बात घर के अंदर बैठ कर सलटाए ताकि बच्चे गलत कदम नहीं उठाए। यह आपकी हमारी सबकी ड्यूटी है। और हमारे समाज के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, दलित, शोषित जितना भी तबका है और हमारे स्वर्ण जातियाँ जिसमें समझदार लोग हैं, उन सबको भी हमें साथ लेके चलना है, तब सरकार बनेगी। सरकार वोटों से बनती है और वोट सबके लगते हैं। लोगों के अंदर ये भावना पैदा करो, लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा करो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान की सबसे मजबूत और रखवाली करने वाली पार्टी है, जो हर वर्ग, हर जाति, जवान, किसान, महिला के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेगी। लंबा भाषण हो गया और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं, इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं, आंदोलन का पहला मुद्दा जो रिंग रोड है, इसके रिंग रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड बनानी है। 60 किलोमीटर का इलाका है, 15 से 16 किलोमीटर बन चुकी, 45 किलोमीटर बाकी है। मैं आपको भी घोषणा कर रहा हूं, अभी बुला रहे हैं अधिकारियों को, ये जल्दी रिंग रोड के जो साइड में सर्विस रोड है इसका काम चालू करवा देंगे। दूसरा एक जगह रेलवे लाइन आ रही है, रेलवे लाइन के अंदर हम नीचे आरयूबी बनाएंगे, अंडरब्रिज बनवा देंगे ताकि सर्विस रोड में दिक्कत नहीं रहे, आराम से लोग निकल सके, उसका भी हम बनवा देंगे। तीसरा, उस साइड के जो लोग हैं, इधर खेतों में गांव में आने में दिक्कत है, तो शायद कितने जगह कट रखे हैं इन्होंने नीचे, 8। आप एक बार वो अधिकारी आ रहे हैं उनको बता दो, ज़्यादा भी नहीं रखना, कहीं ऐसा नहीं हो खोखला हो जाए, पूरा हिसाब से जो ठीक है। थोड़ा तो लगना भी चाहिए। रिंग रोड जो बना, इसकी घटिया क्वालिटी की बात कही है, इसकी दिल्ली की विशेष टीम जांच कर लेगी और ठेकेदारों के और जो अधिकारी उनके नट बोल्ट टाइट करवा दूंगा सबका, आप निश्चिंत रहें। वो टीमें भी यहाँ से भिजवा देंगे, राजस्थान सरकार से हम भेजेंगे। और दिल्ली भी में एक आपके डेलीगेशन को केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मिलवा के 5 लोगों का डेलीगेशन आपका चलना मेरे साथ। इनको मुआवजा जो मिला है उसमें अंतर राशि, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम, स्टेट गवर्नमेंट से भी रिकमेंड कराएंगे, उनको भी कहेंगे पीछे पड़ के। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, मैंने आज तक जो भी काम हाथ में लिया, कभी तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से हार नहीं हुई, तो इसमें भी आपका आशीर्वाद से जीत होगी। ये प्रयास हम लोग करेंगे। दूसरे संरक्षित खेजड़ी अन्य वृक्षों की कटाई के बदले नियमों के अनुरूप प्रतिपूरक वृक्षारोपण,
ये सारी जो आपने वर्षा जल निकासी, बरसात के पानी की आ गई ना, स्थानीय विशेष, ये 7/300 पर सुरक्षित चौराया, किलोमीटर 8 पर पुलिया, न ये सारी जो विशेष मांग आपकी CSR के अंतर्गत तमाम जो मुद्दे हैं आपके जो आपने रखे हैं, मोटे मोटे मुद्दे इसके अंदर आगे, ये आज ये भी अधिकारियों को बुलवा के घोषणा करवा रहे हैं और जल्दी एक डेलीगेशन में मिलाऊंगा, ऑर्डर करा के इसका टेंडर करा के शानदार सड़कें पुलिये वापस नए सिरे से कराएंगे और आपका मुआवजा भी बढ़वाएंगे दिल्ली से। एक जब साड़वा के अंदर बड़ा धरना दिया था, उसमें अधिकारी आए थे, अभी जाजीवाल कल्ला से रतकुड़िया 62 किलोमीटर सड़क है, वो दिल्ली मंत्री जी के ध्यान में आ गई, उसमें भी जल्दी इस सड़क की स्वीकृति करा के और इस सड़क के टेंडर भी करा देंगे और ये दोनों काम हो सकता है कि साथ साथ हो और इसमें आगे पीछे भी हो सकता है महीना 20 दिन। अभी सारे अधिकारियों को हम बुला लेंगे, PWD वाले भी आ जाएंगे यहाँ पे, और अगर नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा घंटा 2 घंटा बैठना, आप लोग उतावड़ मत करिए ज़्यादा, नहीं तो फिर आपने जोधपुर दिन चालना, भजन लाल अकेला ही थोड़ी घूमेगा, हम भी तो घूमेंगे, देखते थे जोधपुर कैसा आके, उधर चल पड़ेंगे उस साइड में, थोड़ी देर वेट करते हैं। वेट, हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य, हमारा मांग पत्र जो है मांगे सरकार माने, और नहीं माने तो कितनी बज गई भाई, 6:15, तो 8 बजे चल पड़ेंगे और क्या, नहीं 6:15 बजे किसी को बुलाएंगे तो भी समय लगेगा, तो 7:30 से 8 बजे के बीच फिर अपन जोधपुर की तरफ, जो भी रास्ता जोधपुर के अंदर की तरफ ज्यादा उधर कूच का प्रोग्राम रहेगा अपना। तैयार हो सारे? बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, जम्बोजी महाराज की, तमाम देवी देवताओं की और भोपालगढ़ और जाजीवाल की जय। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब सुनिए, आप यहां से उठ के नहीं जाना किसी को। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को क्या, 4 जने खड़े होते हैं, 6 उसके पीछे होते हैं, मैं पेशाब कर रहा हूं, 5 आवे को नहीं। अब ऐसे आओगे ना तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा, पहले बता दूंगा, तो सुन लेना मेरी बात। ये जितने दिख रहे हैं ना उतने ही रहने चाहिए। हाँ, माताएं बहनें अगर कोई जाना चाहे, कोई जरूरी हो तो जा सकती है, क्योंकि जब मैं बैठा हूं आपके लिए और आप खुद जा रहे हो तो फिर वोट कैसे मिलेगा? क्या गारंटी वोट मिलेगा बताओ? अभी आज सारा काम आपको अगर कराना है, सारी घोषणाएं काम और जो जो कहेंगे आज करा देंगे, ताकि दोबारा धरना नहीं देना पड़े कई दिनों तक। क्या है, यही आ जाएंगे ना। एक टोल नाकों की अपन कर रहे हैं कि इसको पैक करा के 1-2 ही टोल नाके रखवाएं सारा। क्यों सरपंच साहब, टोल नाके कराएंगे ना, बुला लेते हैं 2-4, अभी 2 या 4 टोल नाके रखेंगे, बाकी हटवा रहे टोल सारे, ठीक है, टोल हटवा देंगे। जाजीवाल टोल के 8-12 किलोमीटर के दायरे से आने वाले सभी गांवों के वाहन के लिए छूट का ये भी करा देंगे, करवा देंगे, छूट भी करा देंगे तुम्हारी, ठीक है, अब कर देंगे। जितने मुद्दे हैं अब सब करवा रहे हैं। अब पानी पेशाब करके आना है, 10 मिनट करके वापस आ जाना, अब सब यहीं बैठे। और अब मंच की तरफ इस तरह उलटना मत। जो ज्ञापन लेके आए, जो कोई अर्जियां लेके आए, वो एक एक करके मुझे ज्ञापन दे देंगे, बाकी लोग अपनी जगहों पे आराम से कुर्सियों पे बैठे रहेंगे। कुर्सी छोड़ के गया तो कोई दूसरा भजन लाल की तरह कुर्सी पे कब्जा कर लेगा, ध्यान रखना। बहुत से भजन लाल घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।